नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों आपके लिए हम पटवार का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, पेपर सेकंड इवनिंग शिफ्ट में, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का हमने सॉल्यूशन डाल दिया है, सेकंड शिफ्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह के एग्जाम्पल आए थे देखिए। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, सीरीज से एग्जाम्पल पूछा गया था और बहुत ही आसान एग्जाम्पल था नंबर सीरीज का। मैंने सीरीज जब पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि 50% से ज़्यादा सीरीज अंतर से ही सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे आपको इनका अंतर निकालना है, कितने कितने का जो अंतर है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ, पहले में 22 का है, यहाँ से 24 का है और यहाँ से अंतर है 26 का। अब कितने का आना चाहिए सर? 28 का आना चाहिए, यानी 173 में 28 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, यहाँ से आएगा 11, 7 और 2 9 और 1 10 और यहाँ पर 2 201, यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये फर्स्ट 52 नंबर का एग्जाम्पल था पेपर में। अब इसके बाद में ये एनालॉजी से आया था, ग्रुपिंग, समूहन, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट सीरीज में एग्जाम्पल कराए थे मैंने। हूबहू इसी पैटर्न से एग्जाम्पल कराया था। और यहाँ पर आप देखिए, अगर इनको देख रहे हो कि सर 8 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, ठीक है भाई। और आपने अगर नोट्स देखे हों एनालॉजी वाले, तो इसमें इस तरह का एग्जाम्पल दे रखा है और हूबहू इस तरह का ही एग्जाम्पल जो है ये पूछा गया है। और इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये बात मुझे मिल रही है वो पता करना है। डी ऑप्शन को देखो, 4 का स्क्वायर -1 और 15 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस समूह में जो शामिल होगा वो कौन सा ऑप्शन शामिल होगा? डी ऑप्शन। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होने वाला है, ये भी एनालॉजी से पूछा गया था। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एन का 14 नंबर होता है और डब्ल्यू का 23 होता है। इसको रिवर्स कर दिया है बस ऐसे, 14 का 41 लिख दिया, इसका 32 लिख दिया। एल का कितना होता है सर? 12 होता है, इसका 18 होता है। रिवर्स करके लिख दो, 21 81। ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हुआ है। बहुत ही लल्लू पेपर था ये वाला। ये भी देखो, फिगर मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ देख रहा हूँ तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है, इसके अंदर एक लाइन है और ये सर्कल है। अब फर्स्ट नंबर पे जो आकृति थी उसको रिमूव कर देता है और हम सेकंड नंबर पे जो लाइन या कोई भी आकृति आती है उसको एज इट इज लिख देता है। इसकी बात करूँ, ये फर्स्ट नंबर पे आकृति है, इसके अलावा इसमें प्लस का चिन्ह है। बाहर की फर्स्ट वाली आकृति को रिमूव कर दिया, प्लस ऐसे कैसे रहा है? अब ये आकृति ऑलरेडी पहले से ही है और इसके अंदर जो आई है आकृति, कौन सी आई है वो एक बार मैं लाइन खींच के बता देता हूँ। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर जो आकृति आई है वो ये आकृति शुरुआत में थी। यहाँ से ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है। मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग में आकृति थी उसको रिमूव कर देना। कौन सी आकृति स्टार्टिंग वाली थी सर? ये वाली आकृति स्टार्टिंग वाली थी, इसको रिमूव कर दीजिए तो जो दिखाई दे रही है वो आकृति आपको दिखेगी। और ऐसा किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है कि सर ऐसा हमें डी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है देखो। यहाँ पर ये लाइन इधर है, फिर ये लाइन जो है इसके विपरीत दिशा में आ गई है, फिर ये लाइन ऊपर गई है, फिर लाइन इधर गई है। ठीक है, अब इसमें अगर पैटर्न की बात करूं तो क्या पैटर्न चल रहा है? इसी क्रम में ये चल रहा है, इसी क्रम में ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बिंदु है, फर्स्ट से थर्ड वाले को देखना है आपको मेन तो। ठीक है भाई, जब ये बिंदु इधर है तो ये आकृति जो है इस तरीके से बन रही है। ठीक है, और जब ये बिंदु आपके इधर हो गया तो ये आकृति जो है ऐसी बनेगी। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है, ये आकृति दी हुई है, ये वाली बिंदु जो है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। इसके अकॉर्डिंग देखने के लिए मतलब, अगर इस आकृति को मैं ऊपर की तरफ मुंह कर दूं, देखो इसको इसको ये पॉइंट अगर मैं ऊपर की तरफ कर दूं तो ये डिजाइन जो है आपके ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमेगी, तो ये डिजाइन ऐसे निकल के आएगी अगर इसका मुंह ऊपर होगा तो, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर
इस वाली आकृति में क्या है कि ये मुंह नीचे की तरफ है। अब ये मुंह नीचे की तरफ है, तो इस वाली आकृति को मैं अगर मुंह नीचे की तरफ कर देता हूं तो ये डिजाइन जो है क्लॉकवाइज घूमेगी, और क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये डिजाइन जो है मेरी निकल के आएगी। ऑप्शन में ऐसी डिजाइन मुझे कहाँ दिखाई दे रही है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। बिल्कुल उसी तरीके से देखो, इस वाली पैटर्न की बात करूं, इस वाले पैटर्न से ये मिल रहा है और इसी वाले पैटर्न से अपन ने ये ले आया, मतलब इसका जो सेंटर है ना, ये डॉट, इसको देखते हुए ही आपको सॉल्व करना है और इसको देखते हुए ही परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं छोर से पांचवें के बाएं सातवां। 7 और 5 कितने होते हैं साहब? 12 होते हैं। पहला आधा भाग ऐसे के ऐसे है और दूसरे आधे भाग को उलट के लिख रहा है, यानी एन को यहाँ लिख रहा है और जेड को यहाँ लिख रहा है। ठीक है, अब लिखने की जरूरत ही क्या है? मुझे पता है ये टोटल 13 अक्षर है, 13 अक्षर है। इधर से गिनना है, इधर से 13 नंबर पे गिनता तो मैं जेड आ जाता, 12 पे गिनना है बेटा, क्या आएगा? वाई आएगा। बस हो गया सॉल्व, क्या दिक्कत है? ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो लिख के सॉल्व कर लेना, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, पर इनको लिख के सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा है उपयुक्त श्रृंखला का चयन कीजिए और जो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाती है। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको अरेंज करके एक मीनिंग बनानी है। इस तरह की टेस्ट सीरीज मैंने चलाई थी पटवार की, बहुत सारे एग्जाम्पल जो है मीनिंग वाले आपको कराए थे, उन टेस्ट में आप देखना। इसमें भी आपको जो है मीनिंग बनेगी, और क्या बनेगी मीनिंग? यहाँ पर बनेगी मॉडेस्टी, MODE, ई के बाद STY, मॉडेस्टी मतलब शालीनता। और इसका जो कोड है वो कितना है? देखो, M का है 6, O का है 2, 4, D का है 7, E का है 5, S का है 1, T का है 3 और Y का है 4। 62, 75, 134, यानी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ये वोकैब वाले एग्जाम्पल भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये सिलोजिज्म का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था। और क्या कह रहा है? सभी पी क्यू हैं। सभी पी क्या हैं सर? क्यू हैं। कुछ क्यू एस हैं, कुछ एस टी हैं। अब इसमें चेक करना है, कुछ पी टी हैं। पी की टी से पोजीशन क्लियर है क्या? नहीं। अब कह रहा है कुछ क्यू निश्चित रूप से टी हैं, कुछ क्यू निश्चित रूप से टी हैं। नहीं। अगर इसकी जगह कहता, मेरी बात सुनो, कुछ क्यू के टी होने की संभावना है, संभावना कहता तो मैं सही कर देता, पर निश्चित रूप से 100% नहीं। 100% तो बात सही नहीं है। अगर यूं भी कहता, कुछ की जगह अगर सभी लगा देता कि सभी क्यू के टी होने की संभावना है, तो भी बात जो है मैं सही कर देता, क्योंकि संभावना में कुछ भी बात सही हो जाती है पॉसिबिलिटी में। पर यहाँ संभावना नहीं लिखा, 100% बात कह रहा है, और डायग्राम में स्थिति क्लियर नहीं है, इस कारण से ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ये आंसर इसका आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। ये तो टेस्ट पेपर में ही सीधा सीधा यही एग्जाम्पल कराया, वहीं की वहीं उठ के सीधा सीधा आ गया। बुकलेट रीजनिंग की में भी इसी तरह रीजनिंग बुकलेट में मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल। यहाँ पर सजा, न्यायाधीश, निर्णय, अपराध। सबसे पहले क्या होगा सर? अपराध होगा। सबसे पहले अपराध होगा। अपराध होते ही कौन आ जाएगी सर? पुलिस आ जाएगी। पुलिस किसके पास ले जाएगी तुमको? कि सर न्यायाधीश के पास ले जाएगी। न्यायाधीश क्या कर लेगा? निर्णय ले लेगा आपके ऊपर। ठीक है, और आपको क्या सुना देगा बेटा? सजा सुना देगा। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन आएगा। आपको सजा नहीं सुनाएगा, अपराधी को सजा सुनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ये देखो कैलेंडर का एग्जाम्पल। कैलेंडर कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है पटवार के सिलेबस में कि कैलेंडर आएगा, पर फिर भी कैलेंडर का एग्जाम्पल आ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था। 8 फरवरी सन 2005 को मंगलवार था, तो आपसे पूछ रहा है 8 फरवरी सन 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, डेट एक जैसी होती है,
साधारण वर्ष होता है, दिनांक एक जैसी हो, एक दिन का अंतर आता है, और लीप वर्ष होती है तो बेटा 2 दिन का अंतर आता है। ये नॉर्मल बेसिक हम हर क्लास में जो है पढ़ाते हैं और आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेट एक जैसी है, साधारण वर्ष है, तो हमेशा कितने दिन का अंतर आता है, 1 दिन का अंतर आता है। तो यहाँ पर कौन सा बार रहा होगा कि सर सोमवार रहा होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि सोमवार में फरवरी नाटक करती है कि फरवरी जो इसके बीच में आ रही है वो सर लीप की आ रही है, तो ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हमेशा कितने दिन का अंतर आता है, 2 दिन का अंतर आता है। तो यहाँ 2 दिन का अंतर होने के कारण तो यहाँ सोम नहीं लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, रवि। यानी 8 फरवरी 2004 का रविवार है, तो 8 फरवरी 2005 का कौन सा बार होगा, तो ये दिनांक एक जैसी है और ये लीप वर्ष है 2004, क्योंकि 29 फरवरी इसके बीच में आएगी, इस गैप के बीच में, तो 2 दिन का अंतर लेना पड़ेगा। और 2 दिन का अंतर बात करें तो रवि के बाद शनि, रवि के बाद शनि, सोम, और सोम के बाद मंगल, ठीक है। अब यहाँ पर ये साधारण वर्ष है, डेट एक जैसी है, तो 1 दिन पीछे जाना पड़ेगा, सैटरडे जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। शनिवार ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, कैलेंडर से पूछा हुआ एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको ये देखो, ये भी सीधा की सीधा रीजनिंग ऋषि सर नाम से बुकलेट है हमारी, उस बुकलेट में सीधा एग्जाम्पल दे रखा है, और क्लास 24 एसएससी में भी बुकलेट चलती हैं, उनमें सीधे सीधे एग्जाम्पल उठ के जो हैं वो आपके आए हैं अपने नोट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि सदस्य, देश, परिवार, इलाका, इसमें सबसे छोटा क्या होता है बेटा, सदस्य होता है, और बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है ये प्रश्न। सबसे छोटा क्या होता है, सदस्य होता है। सदस्य से क्या बनेगा बेटा, परिवार बनेगा, तो ए सी लेना है सबसे पहले, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है। इसके बाद में इलाका आता है, और इलाके से बड़ा बेटा देश होता है, फिर इलाका होता है और फिर देश होगा, ठीक है। यानी डीबी, ए सी डी बी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको लेना है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल था, ये 17 आपको लेके आना है, 5 और 9 ऊपर लिखा है, 5 गुणा 9 45, 7 चौक 28, माइनस करोगे कितना आएगा साहब, 17 आएगा। ऐसे ही सेकंड वाले में बैठ रहा है, और ऐसे ही उत्तर निकालना है। 8 7 56, 6 चौक 24, माइनस कर दीजिए 2, और ये 32, 32 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होना वाला है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट अगला भी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पूछा गया था। ये यहाँ पर 96 लिखा है और ये 4 है, 96 और 4 है, तो मतलब 96 में 4 का डिवाइड करें सॉरी, तो ये जाता है 24 टाइम, 24 और ये 5 लिखा है, प्लस 5 कर देंगे तो टोटल 29 आ जाएगा। इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं क्या आप? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाई 6 करें, 6 दूनी 12 और 7, 7 और ये 4 जुड़ेगा इसमें, तो 31 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, यहाँ पर ये बहुत आसान एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का 7 से मल्टीप्लाई 14, ये सर 3 का स्क्वायर है, 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखना है तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना लिखना है आपको, 16, 16 लिखूंगा तो 4, 4 का गुणा 4 से तो 16। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी रखने पर जो है ये 16 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर कह रहा है कि इन शब्द के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण को लेकर प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी पे आधारित था ये। तो यहाँ पर पहला, पहले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इनसे क्या मीनिंग बन जाए, इनको इस तरीके से अरेंज करना है। तो एक तो बेटा बॉन बनेगा, दूसरा अक्षर क्या बन सकता है इससे सर, नाव बन सकता है, और एक बनेगा ओवन। ऑफ कितने बन सकते हैं, 3। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। ये
पैसेज से रिलेटेड एग्जाम्पल था, और ये पिछली बार पटवारी की भर्ती में इस तरह का पैसेज आया था, उससे बिल्कुल ऐसा ही पैसेज पूछ लिया है। तो यहाँ कह रहा है पवन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है और वायु संचालित जनरेटर इसे विद्युत में परिवर्तित कर सकता है। पवन ऊर्जा जानते होंगे, तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े जो खंबे होते हैं उन पे एक बड़े बड़े लंबे लंबे फैन होते हैं, वो क्या है, विद्युत को उत्पन्न करती है, पवन ऊर्जा होती है वो, और जनरेटर द्वारा उसकी टरबाइन घुमाई जाती है। उससे रिलेटेड जो है ये आपसे पूछा गया था पैसेज। आगे लिखा है यद्यपि इस क्षेत्र में अब तक कुछ विशेष नहीं किया गया। ये बात भी लिख दी है बेटा, अब तक कुछ विशेष नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि पवन को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने के व्यापक संभावनाएं। हाँ जी, ये संभावनाएं कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो बहुत सारी बिजली जो है अपन उत्पन्न कर पाएंगे, ठीक है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके, उत्तर प्रदेश की बात आ गई, पहाड़ी इलाकों को वायु संचालित जनरेटरों स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान पाया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये काम जो है वो किया जा रहा है, और आगे कह रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में लगभग 56 स्थानों पर पहचान की गई है जब ये काम जो है गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है भाई। ये पैसेज है, इस पैसेज से क्या क्या एग्जाम्पल पूछे हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या है कि पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। नया और उभरता हुआ क्षेत्र है, तो देखो ये बात तो नया उभरता हुआ क्षेत्र है ऐसे लिखा तो नहीं है, पर ये जो बात पैसेज की लिखी है वो पॉजिटिव में ही है, पवन ऊर्जा के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात लिखी है, ऐसा होना चाहिए, देश की समृद्धि के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ सामने है। अब यहाँ आपसे कह रहा है पवन के दोहन से प्राप्त ऊर्जा तुलनात्मक रूप से एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। ये संभवतः सत्य और निश्चित रूप से सत्य, असत्य तो है नहीं है, ये तो गलत हो गया सत्य वाली बात। अब दो ऑप्शन पे जाके आप हमेशा पैसेज पे रुकोगे। अब इन दोनों में अगर ये बात बिल्कुल हुबहू एज इट इज ऐसी की ऐसी लिखी होती तो ये 100% सत्य हो जाता, और जब सत्य होने की संभावना होती है और सत्य पता नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में संभवतः सत्य आएगा, प्रोबेबिलिटी ट्रू। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है। आपसे कह रहा है पवन ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा के समाप्त हो रहे स्रोतों का स्थान ले सकता है। भाई ऊर्जा के और भी स्रोत है, उनका स्थान पवन ऊर्जा ले सकता है, संभावना, और संभावना वाली बात जो है वो सही है, संभावना वाली बात जो है वो सही है, पर औरों के स्थान ले सकता है, ये बात संभवतः सही है, मतलब 100% सही नहीं है। फिलहाल गलत तो है ही नहीं, तो निश्चित रूप से सत्य भी नहीं है, संभवतः असत्य भी नहीं है, निश्चित रूप से असत्य भी नहीं है, संभवतः सत्य है, मतलब स्थान ले सकती है, क्योंकि इससे भी विद्युत जो है उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये वाली बात भी सही है। अगला, यह सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। ये बात देखो, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सबसे पहले वहीं जो है ये काम किया जा रहा है, तो नेगेटिव वाली बात तो है नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ है। निश्चित रूप से असत्य और संभवतः असत्य, असत्य वाली बात तो खत्म कर दो आप, निश्चित रूप से सत्य या संभवतः सत्य। देखो उत्तर प्रदेश की बात लिखी है, वहाँ 56 जो है जगह पे चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये पवन ऊर्जा वाला जो है काम किया जाएगा, जनरेटर रखे जाएंगे, तो ये बात संभवतः सत्य आएगी। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये पैसेज आ गया आपका। आदमी की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, कहने वाली कौन थी? रेखा। जो कहेगी उसको लेफ्ट में रखते हैं हमेशा, और जिसके बारे में बात होती है उसको हमेशा राइट में रखना पड़ता है। रेखा कह रही है, आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे पति की पत्नी के बेटा, वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। बेटी का भी कौन है साहब? ये भाई। मैंने कहा था एरो एक ही डायरेक्शन में करने, यहाँ सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको बदलने की जरूरत है नहीं, अपने आप को मान लेना रेखा। कौन हो आप? रेखा। रिश्ते में ला रहा हूँ, आपकी पति, पति की पत्नी आप खुद हो,
आपकी बेटी, बेटी का भाई बेटा, तो वह व्यक्ति रेखा का कौन है? कि सर बेटा है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था। यहाँ पर लिखा है $, बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए हैज, बी का अर्थ है ए बी का पिता है, A@, बी का अर्थ है ए बी का पति है, और A%, बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। यहाँ पर कह रहा है पी क्यू की बहन है। ये बात आपको जो है पता करनी है, और इसको हम सॉल्व करें। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन के हिसाब से ही आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में क्या लिखा है देखो, आपके सामने है क्यू, पी जो है बहन है। बहन का मतलब यहाँ पर है एक तो डॉलर है और एक कौन है? परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज। ठीक है। अब इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, डी आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है। पी क्यू की बहन है और डॉलर और परसेंटेज और सब में है, तो ये तीन ऑप्शन बचते हैं चेक करने के लिए। चेक ही कर लेंगे एक बार, कोई बात नहीं है। @P$N। ठीक है। रिश्ते हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं अपन। परसेंटेज का मतलब है बेटी, का मतलब है पति, और डॉलर का मतलब है माँ। मिलाना किसको है? इन दोनों को मिलाना है। अपने आप को कहाँ मानना है? एन पे मानना है। आपकी मम्मी, अच्छा पी और क्यू को मिलाना है। ठीक है, ठीक है। पी और क्यू को मिलाया तो आप, ये आपके पति की बेटी मतलब आपकी बेटी, और बेटी की कौन है आप? माँ। तो जबकि बहन चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है भाई। अब सी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। सी ऑप्शन की बात करें, P%M एंड $Q। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में लिखना है। परसेंटेज का मतलब है बेटी, का मतलब है पति, और डॉलर का मतलब है माँ। मिलाना किसको है? अगर आप देखें तो मिलाना क्यू और पी को ही है। अपने आप को क्यू पे मान लो। रिश्ते में लेके आ रहा हूँ मैं आप सभी को, ध्यान देंगे पूरी क्लास। आपसे कह रहा है आपकी मम्मी और मम्मी की, आपकी मम्मी, मम्मी की पति पापा, पापा की बेटी हमारी कौन है? बहन। तो पी क्यू की बहन है। ये बात जो सही बैठ रही है, किस ऑप्शन पे सही बैठ रही है? कि सर सी ऑप्शन पे सही बैठ रही है। फिलहाल जो आंसर इसका दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। चलिए आगे। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। क्या कह रहा है सुनना। क्या क्रम चल रहा है जरा देखते हैं। +2, +4, +6, +8, +10। आंसर निकाल सकते हो ना ऐसे ही? यस सर निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर बात करूँ, +2 की बात करें तो L आएगा, +4 की बात करें E आएगा, +6 की बात करें O आएगा, +8 की बात करें X आएगा। ठीक है। ऑप्शन कितने में दिख रहा है? LEOX, LEOX। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, LEOX ये भी नहीं हो सकता। चलो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। +10 की बात करें, 21 और 10 31, 31 में से 26 घटा लो। 31 में से आप 26 घटाओगे तो 5 बचेगा। 5 में क्या आता है बेटा? ई आता है। और प्लस के 12 और आएगा, ये तो प्लस के 10 आ गया, और यहाँ से प्लस के जो है 12 आएगा। 18 और 12, 18 12 आपके हो गए सीधे 30। 30 की बात करूँ, 26 4 डी आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल जो है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आधारित था। यहाँ पर आपसे कोड पूछ रहा है लाइफ का। फर्स्ट वाले में लाइफ दे रखा है, इसके बराबर ये कोड है, इसके बराबर ये कोड है, इसके बराबर ये कोड है। अगर यहाँ बात करूँ पहले दूसरे में अगर देखता हूँ तो ब्यूटीफुल कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, और फर्स्ट सेकंड में अगर मैं देखता हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है? सा कॉमन है। ठीक है। और सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? फ्लावर कॉमन है। और इसके सामने अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या कॉमन है? टा कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं देख रहा हूँ तो क्या चीज़ कॉमन है बच्चों? फर्स्ट और थर्ड में इच कॉमन है।
और इच के सामने जो कोड दे रखा है वो क्या दे रखा है, आपके गा दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ किसका रहा है, लाइफ का कोड, यहाँ आएगा पा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, राजेश एक बैंक में गया जो उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ से चला देते हैं राजेश को, 4 किलोमीटर पश्चिम में। और उसकी पत्नी बाजार गई, 4 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है साहब, ये इसकी पत्नी गई बाजार, और उनके बीच के सबसे छोटे रास्ते की दूरी जो है वो कितनी है। अरे यार, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और वैसे भी आपको पता है दूरियां समान होती हैं तो यहाँ रूट लग जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर भी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो पाइथागोरस से। 16 16 32, इसका मतलब है 4√2। √32 का मान कितना होता है, 4√2। अब कह रहा है राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, 4√2 तय करेगा। और डायरेक्शन जो है ये साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट, 4√2 साउथ ईस्ट। ऑप्शन की बात करें डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ ये गलती मत कर देना, क्योंकि राजेश जो है बैंक गया, उसके घर से 4 किलोमीटर पश्चिम में गया, और राजेश अपनी पत्नी को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, राजेश तय कर रहा है, इसलिए मैप वहीं बनाओगे बैंक पे। ठीक है, बैंक पे मैप बनाया तो ये होता है साउथ ईस्ट, तो ऑप्शन आएगा डी। बढ़ते हैं आगे। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ गया। मैं कहीं भी बना देता हूँ इसको। 5 किलोमीटर चलने के बाद में, जैसे मैंने यहाँ चलाया, 5 किलोमीटर चलने के बाद में मैं दाईं ओर मुड़ गया और 2 किलोमीटर गया, फिर मैं बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर गया। ठीक है, और अंत में मैं उत्तर की ओर चल रहा हूँ। ये नॉर्थ ही है भाई, जो चलाया था वो सही है। अगर मैं डायग्राम ऐसे चलाता तो उसको मैं सीधा करता फिर ऐसे। तो मैं किस दिशा की ओर यात्रा करना शुरू किया था, ये डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ही थी सर। उत्तर क्या आएगा, उत्तर। बहुत आसान एग्जाम्पल पूछा गया था, उत्तर आएगा उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है, और ये एग्जाम्पल है 145 से 147 इनपुट आउटपुट का। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, मैंने प्रैक्टिस के लिए लास्ट एग्जाम के टाइम पे ही 6 से 7 सेट जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इनपुट आउटपुट की चलाई थी। उसमें इस तरह के एग्जाम्पल कराए थे मैंने, और ऐसा ही पैटर्न का एग्जाम्पल कराया था, और वही जो है ये आ गया एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनपुट लिखा हुआ है। इनपुट के बाद में सबसे पहले क्या किया कि सबसे छोटे जो नंबर है उसको लिया है 10 को, और इसमें बचे हुए में सबसे छोटा अल्फ़ाबेट है सी, केमिस्ट्री। इसको राइट में अरेंज कर रहा है, अल्फ़ाबेट को इधर, सॉरी नंबर को इधर, अल्फ़ाबेट को उधर। उसके बाद में बचे हुए में से सबसे छोटा नंबर छांटा है 20 नंबर, 20 को, इसको 20 को यहाँ ले रहा है। और उसके बाद में फिर इकोनॉमिक्स जो है बचे कुचे में छोटा अल्फ़ाबेट है ई, तो इसको इधर ले रहा है। इस बार जो सीरीज है वो कैसे लगा रहा है, देखो नंबर वाली सीरीज को तो ऐसे, और अल्फ़ाबेट सीरीज को ऐसे, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, चलो आगे। सर 30 आ गया और बड़ा अल्फ़ाबेट एच आ गया। ठीक है साहब, यहाँ सर 40 आ गया और बड़ा अल्फ़ाबेट सर एम आ गया। ठीक है साहब, यहाँ सर 50 आ गया और बड़ा अल्फ़ाबेट एस आ गया। ठीक है साहब, आपसे कह रहा है ये अंतिम चरण है। ठीक है, ये इनपुट दिया है और इस इनपुट पे आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, तो ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या क्या रहा है, देखो इनपुट ये रहा हमारा। सेकंड चरण क्या है लिख के बता दो। अच्छा, लिख के बता देंगे तो क्या दिक्कत है, सेकंड चरण को लिख देंगे हम। लो लिख ही देता हूँ। चरण सेकंड, सबसे छोटा नंबर कौन सा है कि सर 11। 11 से बड़ा कौन सा है, 22। अरे क्रम कैसे चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। तो ये देखो इधर है ना। अब छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है बेटा सब में, ये बाबलू ही है। इससे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है कि सर जी।
गीता, बचे कुछ लाइन से लिख दो तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 55 ये सब आ गए बेटा। राधा, उमेश, 22 आ गया क्या। 44 पिंकी। ऑप्शन में देखते हैं अब। 11 22 ठीक है। और यहाँ पर जो है बाबलू गीता, ठीक है साहब, ये ठीक है। 55 राधा, 33 ओमेश, 44 पिंकी, बाबलू गीता, यही है ना। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वैसे ऑप्शन को देख के भी फटाफट सॉल्व कर सकते थे, मैंने पूरे लिखने की जरूरत होती नहीं है इनमें ना। चलो अगला प्रश्न है, चरण 4 में 33 और बाबलू के बीच में कितने पड़े हैं। अच्छा, कितने तत्व हैं टोटल, ये पूछ रहा है बाबलू और 33। चरण 4 की बात कर रहा है क्या। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चरण 4 भी मैं लिख दूंगा, मर्जी है जो लिखवा लो मेरे से। तो लो चरण 4, ठीक है। तो सुनो, यहीं से शुरू करें। 11 22, 22 से बड़ा कौन सा नंबर है, 33 है साहब। 33 से बड़ा कौन सा है बेटा, 44। लो चरण 4 आ गया। और यहां से आ जाओ बेटा बाबलू से, गीता, और उसके बाद में पी पिंकी, नहीं ओ पहले आएगा, उमेश, फिर आएगी बेटा पिंकी। लो बन गया चरण 4। बचे कुछ को लाइन से लिख दो, कौन कौन से बचे हैं कि साहब। 55 बचा है, राधा बची है, और सब आ गए क्या। हाँ आ गए। 33 बाबलू के बीच में कितने हैं भाई, 33 ये रहा, बाबलू ये रहा भाई। कितने गए हैं बीच में, 3 है, 3 आएगा। ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आ रहा है ना समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है, चरण 3 में बाएं छोर से राधा का स्थान कौन सा है। चरण 3 भी लिख देता हूं आपके लिए, क्या दिक्कत है। लो 11 22 33 सही है भाई। और यहाँ पे गीता, गीता का बाबलू शुरू होगा ना। ओमेश, बच्चे कुछ लाइन से लिख दो भाई, कौन कौन है बच्चे कुछ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से। 55 आएगा सर, राधा आएगी, राधा का ही पूछ रहा है क्या, लिखने की जरूरत है क्या पूरे को, नहीं है। आपसे पूछ रहा है बाएं छोर से राधा का स्थान कौन सा है। यस, निकाल सकते हैं। बाएं छोर से राधा का स्थान 1 2 3 4 5, 5वां है राधा का स्थान, बाएं से 5वां। ऑप्शन है क्या, देखना बिल्कुल है साहब। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। सही है, आगे बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 148 नंबर का है। यहाँ पर एक सर्कल में बैठे हैं, टोटल मिलाकर कितने लोग बैठे हैं कि सर 7 लोग बैठे हैं। 2 4 6 और एक 7। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का जो है बच्चों राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपके सामने, सबसे पहले इसी लाइन को लेते हैं, सी डी के दाईं ओर तीसरा, सी डी के दाएं पहला दूसरा तीसरा। आगे लिखा है बी सी के दाईं ओर दूसरा, बी सी के दाईं ओर दूसरा पहला दूसरा बी। आगे लिखा है जी बी की बगल का पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ नहीं आएगा। लिखा है आगे एफ जी के दाईं ओर तीसरा, जी की जगह 2 बस्ती हैं, जी के दाईं ओर तीसरा पहला दूसरा तीसरा आ सकता है। यहाँ यहाँ रखूं तो पहला दूसरा तीसरा नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आएगा जी और यहाँ पर आएगा एफ, ठीक है। आगे लिखा है ए ई के बाएं तीसरा, ए ई के बाएं तीसरा, ई के बाएं पहला दूसरा तीसरा, ए ई के बाईं ओर तीसरा पहला दूसरा तीसरा। क्लियर है भाई, ये सारे के सारे अरेंज हो चुके हैं। एफ के दाईं ओर दूसरा कौन है, तो एफ के दाईं ओर दूसरा देखना है, तो पहला दूसरा कौन आएगा कि सर ए आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे हम, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जाम्पल है 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे सबसे पहले आखिरी में लिखा है एन पंक्ति में सबसे दाहिनी छोर पर बैठता है और एस एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा एस। ठीक है भाई, आगे लिखा है आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं, आर और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं और पी ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है, ओ का बायां पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पर इनके बीच में तो कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो ओ का बायां पहला दूसरा तीसरा पी, बचा कौन है भाई, एम। आपसे पूछ रहा है ठीक मध्य में कौन बैठेगा, ठीक मध्य में कौन बैठता है इनमें, सर ठीक मध्य में ओ बैठता है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे, ये 150 नंबर है। 150 में आपसे कह रहा है कि एक कक्षा में नीना 5वें स्थान पर है ऊपर से, ये रही बेटा नीना, नंबर है 5वां, और सीमा का स्थान पीछे से 8वां है, ये रही सीमा, और पीछे से 8वां स्थान है। अब कह रहा है यदि तुषार नीना के बाद 6ठे स्थान पर है, ठीक है, और नीना और सीमा के ठीक मध्य में बैठता है, तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ऊपर से अगर स्थान निकालोगे तुषार का तो ये आएगा 6 5 11, और नीचे से स्थान निकालोगे तो 14 आएगा। दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या करना है बच्चों, -1 करना है। करेक्ट आंसर आएगा 24। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये बच्चों हमारा पेपर सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।